soldiers when we rise up. We triumph. It's lit, so we fired up. Born fighter, we riders and real survivors when we rise up. We triumph. We going higher. Yeah, we ain't dropping, never stopping till we triumph. Commandos? Yes, sir. How's the Josh? Hi, sir. How's the Josh? Hi, sir. Jai Hind! Jai Hind! Jai Hind! Jai Hind! Jai Hind! Hello everyone, welcome to the lecture. Today we shall discuss how to prepare for UPSC Civil Services examination right from the scratch. Means prior to today you would not be knowing anything about the civil services except what civil services is. अगर वो भी नहीं पता है तो फिर फर्स्ट लेक्चर देख लो जाके. अब यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे करनी है. अभी तक ये समझ लिया कि यूपीएससी क्या है, यूपीएससी कौन कौन से एग्जाम्स कंडक्ट कराता है और सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की क्या खासियत है, उसके क्या स्टेजेस हैं और कैसे एग्जामिनेशन का फेज चलता है. अब देखेंगे कि यूपीएससी की एग्जामिनेशन, यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे होती है. तो यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन हम दो फेज में डिवाइड करते हैं. सबसे पहला फेज जो है हमारा वो है मेंटल प्रिपरेशन और सेकेंड फेज जो है हमारा वो है एग्जामिनेशन प्रिपरेशन. मेंटल प्रिपरेशन उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि एग्जामिनेशन प्रिपरेशन है. आइए देखते हैं मेंटल प्रिपरेशन क्या है. मेंटल प्रिपरेशन फॉर क्लियरिंग सिविल सर्विसेज, मेंटल प्रिपरेशन इज एज इम्पॉर्टेंट एज एग्जामिनेशन प्रिपरेशन. अब मेंटली अगर हम किसी भी चैलेंज के लिए तैयार हैं, किसी भी टास्क के लिए तैयार हैं, तो वो टास्क 50% ईजी हो जाता है. उसके बाद वो हमारा 50% एफर्ट, हार्डवर्क, कमिटमेंट, डेडिकेशन, डिसिप्लिन है जो हमारे उस 50 को 100% तक पहुंचा देता है. राइट. तो हमें जो है अब सबसे पहले मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना है. आइए देखते हैं मेंटल प्रिपरेशन किस तरीके से हमारे एग्जाम में हेल्प करती है. जैसे कि एक स्टेटमेंट है, आई कैन डू इट. इसमें हम अपने आप को ये प्रूफ कर रहे हैं कि हाँ हम कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पर आई कैन शब्द है. कैन मीन्स हाँ कोशिश करेंगे, कर सकते हैं. लेकिन अब धीरे धीरे जब उतना मेंटली प्रिपेयर हम नहीं होते हैं, क्योंकि दिमाग में पहले से ही कैन शब्द घुसा हुआ है कि आई कैन डू इट, वो कैन धीरे धीरे जो है क्वेश्चन में बदल जाता है और डाउट में बदल जाता है. कैन आई डू इट, क्या मैं कर सकता हूँ इसको, क्योंकि मेंटली प्रिपेयर ही नहीं थे स्टार्टिंग में. बस किसी ने बोल दिया कि यूपीएससी बहुत गजब जॉब है भैया, लाल बत्ती फलाना और ये बहुत जलवा रुतबा, डीएम गनर, तो बस सीधा जो है जुट गए प्रिपरेशन में. और आई कैन डू इट से कैन आई डू इट बन गया वो 3 से 4 महीने के अंदर ही. एनसीईआरटीज भी ख़त्म नहीं हुई थी अब तक. उसके बाद कैन आई डू इट जो है आफ्टर टाइम 7 to 8 months, लेकिन ये होगा 1 साल के अंदर ही. आई कैंट डू इट में बदल जाएगा, यार हमसे नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत टफ है. क्योंकि हमारा जो हमारा मोटिवेशनल फैक्टर था, जो हमारा पर्पस था, जो हमें पुश कर रहा था टुवर्ड्स आवर गोल फॉर सिविल सर्विसेज, वो वीक हो गया और वो आई कांट डू इट की तरफ बढ़ गया. इसलिए हमें जो राइट फ्रॉम डे वन यानी कि आज से जो मेंटली अपने आप को दिमाग के अंदर एक बात को अच्छे से बैठा लेना है भेजे के अंदर, वो है कि कैन मैन नहीं, आई विल डू इट. सीधी बात, आई विल डू इट एंड आई विल डू इट फॉर श्योर. सी, टारगेट इज टफ, दिस इज वन थिंग,
ठीक है, जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारी मंजिल है, वो बहुत कठिन है, कठिन है, बिल्कुल है, मान रहे हैं, क्योंकि अगर कठिन नहीं होती तो 0.01 सक्सेस रेशियो सिलेक्शन नहीं होता, सक्सेस सिलेक्शन परसेंटेज जो है वो है 0.01। लेकिन दूसरी साइड भी तो देखो, होते तो हमारे जैसे बच्चे ही हैं ना सेलेक्ट। तो वही है कि बस हम क्यों ना हार्डवर्क, एक बार हार्डवर्क पुट करके ही देखें, क्या पता सिलेक्शन हो ही जाए। तो स्टार्ट करते हैं। अब यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए कुछ ट्रेड्स चाहिए। ट्रेड्स यानी कि कुछ हमारे स्पेशल वेपन्स, कुछ स्पेशल एटिकेट्स, कुछ स्पेशल एट्रीब्यूट्स जो एक सक्सेसफुल एस्पिरेंट के अंदर होने चाहिए। सबसे पहला, एक एस्पिरेंट जो सक्सेसफुल एस्पिरेंट है, ही शुड बी डिसिप्लिन्ड। डिसिप्लिन इन द सेंस कि हर एक चीज़ का प्रॉपर टाइम टेबल, हर एक चीज़ का प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए हमारे पास। क्योंकि अगर हम अपने नॉर्मल बिजी डे, एक नॉर्मल डे के अंदर देखें, जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जब हम प्रिपरेशन फेज़ में हैं, तो इतनी सारी चीज़ें हैं करने के लिए, जैसे कि न्यूज़पेपर्स हैं, करंट अफेयर्स भी है, नोट मेकिंग है, स्टैटिक पोर्शन है, उसके बाद बहुत सारी XYZ NCERTs हैं, स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो हमें कवर करनी है। तो इतना सारा स्टडी मटेरियल, उसके बाद टेस्ट सीरीज भी देना है, मैपिंग भी करनी है, माइंड मैप से भी रिवाइज करना है, रिवीजन भी करना है, करंट अफेयर्स का बैकलैग भी पढ़ना है। इतना सारा है कि बिना डिसिप्लिन के तो ये पॉसिबल ही नहीं है। बिना प्रॉपर शेड्यूल के, बिना प्रॉपर टाइम टेबल के क्रॉसिंग यूपीएससी इज़ नॉट पॉसिबल। कंसिस्टेंसी इज़ मस्ट। सो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। आपको किस टाइम पे क्या करना है यह आपको पता होना चाहिए, और किसी को नहीं पता होना चाहिए। किसी को पता हो नहीं पता हो वो सेकेंडरी फैक्टर है। आपको पता होना चाहिए कि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन जब हम कर रहे हैं तो हमें कितने बजे न्यूज़पेपर पढ़ना है, उसको किस तरीके से पढ़ना है, और हमें स्टैंडर्ड बुक से नोट्स बनाने हैं तो क्या हमें पूरी बुक छाप लेनी है या हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं। हमें किस तरीके से बुक पढ़ने का अप्रोच रखना है, किस तरीके से हमें करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने हैं, किस तरीके से हमें जो है ज्योग्राफी की मैपिंग पढ़नी है, या कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम एक एक करके इन फ्यूचर हमारे वीडियोस में देखेंगे। सेकंड ट्रेट है यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी बहुत ज़रूरी है। एज द ओल्ड सेइंग गोज, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। और ये हमारे कछुआ भाई से अच्छी कोई नहीं बता सकता ये वाली बात। कछुआ भाई को भी पता था कि वो खरगोश से कभी ज़िंदगी में नहीं जीत पाएगा, चाहे वो अपनी स्पीड को 100 टाइम्स भी क्यों ना कर ले। लेकिन उसके मन में एक था कि हाँ यार, एटलीस्ट फाइट तो करते हैं, कम से कम हम इन और जानवर, ये जिराफ, ये लॉयन खड़ा है, ये हाथी खड़ा है, ये चींटी बैठी है, इन सब से तो हम अच्छे ही हैं, क्योंकि हम एटलीस्ट रेस में पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं। बाकी लोग तो यही डर गए कि अरे हम तो खरगोश से जीत ही नहीं पाएंगे क्योंकि वो तो वैसे ही बहुत तेज भागता है। तो कछुए के मन में ये, इसने माइंडसेट ऐसा बना लिया था कि एटलीस्ट फाइट तो करते हैं, सक्सेस और फेलियर को छोड़ देते हैं। अभी सोचते नहीं है सक्सेस और फेलियर के बारे में, क्या पता जीत जाए। और वही हुआ, बिकॉज ऑफ हिज मेंटेलिटी वाज टफ, दैट लेट्स फाइट एंड खरगोश की मेंटेलिटी क्या थी कि अरे यार अभी तो तेज भाग लेते हैं, अब तो कछुआ इतना पीछे रह चुका है कि वो तो कभी जिंदगी में, और अभी थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, जैसे ही वो आएगा तो एक बार और छलांग मारेंगे और जीत जाएंगे। तो यही होता है, जो स्टार्टिंग में बहुत तेज़ी से प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना, तो 18-18 घंटे 16-16 घंटे पढ़ रहे हैं, उनसे कभी डरने की ज़रूरत नहीं है, उनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो वही खरगोश हैं जो स्टार्टिंग में तो बहुत तेज पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन लास्ट में वो रेस्ट करने लगते हैं। और इसी रेस्ट में जो है हम अपने आप को, कोई टेंशन नहीं है, हमें तो अपनी उसी यूनिफॉर्मिटी से चलना है, इसीलिए यूनिफॉर्मिटी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यूनिफॉर्मिटी सिविल सर्विसेज में कैसे एप्लीकेबल है कि बिगनिंग के 3 मंथ्स हमें 4 to 5 आवर्स का इनपुट देना है। वो अभी जो टाइम टेबल हम आपको PDF में देंगे तो उसमें आपको अपने आप पता चल जाएगा कि 4 to 5 आवर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना है, कैसे न्यूज़पेपर को टाइम देना है, कैसे स्टैटिक पोर्शन को टाइम देना है, कैसे दोनों को ब्लेंड करके क्या कैसे करना है, वो पूरा आपके पास पहुंच जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 9 मंथ्स जो हमारे, वो बहुत क्रूशियल होंगे, उसमें हम 8 to 10 आवर्स की प्रिपरेशन इनपुट जो है वो लगेगा ही लगेगा। तो यूनिफॉर्मिटी का सिंपल सा मतलब है कि नीदर 13 आवर्स अ डे नॉर आज मन नहीं कर रहा कल पढ़ेंगे, जिसने बोला कल वो बस उसका खेल हो गया ख़त्म। तो यूनिफॉर्मिटी बहुत ज़रूरी है। थर्ड ट्रेट देखते हैं। थर्ड ट्रेट है परसिवरेंस। ग्रेट थिंग्स टेक टाइम, द बिगर द गोल इज विल रिक्वायर ग्रेट एफर्ट्स एंड अ मच ऑफ टाइम। रोम वॉज नॉट बिल्ट विद इन अ डे।
और कोई भी ब्यूटीफुल बिल्डिंग देख लीजिए आप, ताजमहल, रेड फोर्ट, उसकी फाउंडेशन जो है एक बिग ब्रिक बाय ब्रिक रखी गई थी। ये नहीं कि बस आज सोचा ताजमहल बन जाएगा और ताजमहल बन गया, आज सोचा रेड फोर्ट बन जाएगा और बन गया, ऐसा नहीं होता। परसिवरेंस, धैर्य बहुत ज़रूरी होता है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि आज आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी है तो आप कल डीएम बन जाओगे, या आज आपने हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया तो आपको इवेंचुअली सब कुछ ही समझ में आ जाएगा। बहुत टफ है। चीज़ों को समझना, चीज़ों को रेप्लिकेट करना और चीज़ों को रिवाइज करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कंसोलिडेशन ऑफ द स्टडी मटेरियल्स, एवरीथिंग, सबका अपना अपना पूरे यूपीएससी की प्रिपरेशन में हर एक चीज़ का अपना अपना एक इम्पोर्टेंस है, हर एक चीज़ का अपना इम्पोर्टेंस है, और वो इम्पोर्टेंस अनवैल्यूएबल है। मतलब वो इम्पोर्टेंस नहीं, अगर उस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दी तो सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो वेदर इट इज़ अ माइन्यूट थिंग और अ मेजर थिंग, मैक्रो थिंग और माइक्रो थिंग, सब सारा ही इम्पोर्टेंट है। सो इवेंचुअली इफ यू वर्क हार्ड, वन डे योर नेम विल बी इन द लिस्ट एंड दैट विल बी द मोस्ट सक्सेसफुल डे। वही हमारी दिवाली है, वही हमारा होली है, वही हमारी क्रिसमस है और वही हमारा ईद है। उसी दिन हम जो है अपने आप को एक मान पाएंगे कि हाँ, हमने लॉन्ग ईयर्स अगो, लाइक वो जवाहरलाल नेहरू की फेमस स्पीच थी ना, लॉन्ग ईयर्स अगो वी मेड अ ट्रस्ट विद डेस्टिनी। वही चीज़ होगी हमारे साथ भी कि हमने 1 साल, 1.5 साल, 2 साल पहले एक सपना देखा था कि हमारे जो है लिस्ट में नाम होगा और हमारी अपनी पसंद की प्रेफरेंस जो भी है, आईएएस है, आईपीएस है, आईआरएस है, वो हमारे पास होगी और वही है, और हम अपने माँ बाप को प्राउड फील करा पाएंगे। तो वही चीज़ लाइफ में सबसे ज़रूरी है, क्योंकि जी तो सभी रहे हैं ज़िंदगी, अपनी काट रहे हैं सब अपनी ज़िंदगी, लेकिन अगर ज़िंदगी का जो गोल है, ज़िंदगी का जो एम है, अगर ज़िंदगी को जी लिया तो बस जीना है। अगर ज़िंदगी को, तो अपनी ड्रीम जॉब को करना ही है। ड्रीम जॉब के लिए थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है परसिवरेंस, यानी कि एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए और थोड़ा सा पेशेंस रहना चाहिए कि हाँ यार कर रहे हैं। पेशेंस, परसिवरेंस के साथ पेशेंस, प्रैक्टिस, ये सब इसके साथ में ही चलते हैं। प्रैक्टिस से ही परसिवरेंस आएगा, पेशेंस से ही परसिवरेंस होगा, तो परसिवरेंस हमें अपने अंदर रखना ही पड़ेगा। चौथा जो ट्रेट है वो है सिंपल और साइलेंट, ठीक है। जो हमारे मूव्स होंगे, जो हमारी अगला कदम होने वाला है, वो सिर्फ हमें ही पता होना चाहिए कैसा होने वाला है। शांतिपूर्वक हमें अपने काम को करना है, हल्ला गुल्ला मचाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हम जो है सिविल सर्विसेज से में सेलेक्ट होने के पहले वो भौकाल प्राप्त कर लें कि अरे फलाने का लड़का आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा है, 2 लोग कहें इज्जत से देखेंगे। अरे 2 दिन इज्जत से देखेंगे, उसके बाद अगर आप सेलेक्ट नहीं होंगे तो उनको आपकी असलियत पता चल जाएगी, ये कह रहे भैया तैयारी कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में तो आपको बहुत सब वाहवाही मिलेगी, बहुत अच्छी गर्लफ्रेंड भी बन जाएगी आपकी कि अरे भैया आईएएस बनेगा हमारा बॉयफ्रेंड या हमारी गर्लफ्रेंड, तो बहुत ज़्यादा ऑरा प्राप्त हो जाएगा उसके। लेकिन कुछ दिनों बाद जो है, उसके बाद तो फिर घर वालों का बोलना होगा कि रहने दो बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। क्योंकि हम जो है बस नेम में लग गए, नेम फेम के खेल में लग गए, उस सर्कल में लग गए, उसमें हमें नहीं लगना। हमें अपना जो मूव्स हैं वो सिंपल और साइलेंट रखना है। जब सिलेक्शन होगा तब सबको ही पता चल जाएगा कि हम सेलेक्ट हो गए हैं। पहले ही से ही क्यों उस चीज़ का बता दें, पहले से ही उस चीज़ की क्यों हम घोषणा कर दें कि अब हम ये करने वाले हैं, राइट। तो सिंपल और साइलेंट रखना है। सो वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट द नेम इन द लिस्ट मेक द नॉइस। और सिंपल शब्द का यहाँ से मतलब है कि बिल्कुल ज़्यादा हाई फाई चीज़ों को नहीं रखना है। कोई हाई फाई कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कर रहे हैं अगर आप तो बहुत अच्छी बात है, कर सकते हैं। कोई एक्सपेंसिव बुक्स की ज़रूरत नहीं है। नोटबुक्स, अरे भाई साहब बिल्कुल कि आपकी क्लासमेट की नोटबुक्स होनी चाहिए और एकदम एक्सपेंसिव पेन होना चाहिए। भाई पेरिकार्डन से नीचे तो बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि कल को डीएम बनेंगे तो उसी से सिग्नेचर करेंगे। ये सब ट्रेट्स जो हैं, ये सब नॉन सीरियस एस्पिरेंट्स के लक्षण होते हैं। लैपटॉप भाई साहब बिल्कुल खतरनाक मैकबुक वगैरह ले रखा है, टैबलेट, सिरप वगैरह सब एकदम कलेक्ट कर लिया, और लेकिन पढ़ाई करने जब हिस्ट्री बैठ रहे हैं तो 1 घंटे की भी सिटिंग नहीं बना पा रहे हैं, तो वो चीज़ जो है फिर आपका सिलेक्शन मुश्किल है, राइट। इसके बाद हम जो है टोटल 4 नोटबुक बनाएंगे जीएस मेंस के लिए, GS1, GS2, GS3 और GS4, 2 ऑप्शनल के लिए, पेपर 1, पेपर 2, और 1 फॉर ट्रेंड एंड अपडेटिंग, यानी जो भी करंट अफेयर्स का है, मतलब उसको प्रीलिम्स की नोटबुक भी बोल सकते हैं। नोटबुक्स कैसे बनाएंगे, नोटबुक्स का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, वो सब नोटबुक की वीडियो में आपको एलैबोरेटली डिस्कस कर लेंगे हम। नेक्स्ट जो है कमिटमेंट, अपने आप को एक कमिटमेंट देना है।
अब अगर कमिटमेंट इस तरीके का है कि जिला होगा भाई साहब बहुत बड़ा, पूरा जिला अधिकारी हैं तो जिला हमारा, हम माई बाप हो गए जिले के, भौकाल होगा एकदम, जहाँ जाएंगे आदमी गुलाब के फूल, रोज के फूल बिछा के बैठेगा, अरे कलेक्टर साहब आ रहे, कलेक्टर साहब आ रहे, हट जाओ, गार्ड्स होंगे 10-15, एसपीजी प्रोटेक्शन होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा, इतना ऐसा घर होगा, ये सब R1 रेसिंग कार्स खड़ी हैं और ये कार हैं, और ये हमारी वाइफ जो है तो बेंटले या रोल्स रॉयस से चलेगी, और A1 नंबर की वाइफ होगी हमारे पास, और जब हम सिक्योरिटी में चलेंगे तो बिल्कुल कम से कम 15 से 20 गार्ड चलेंगे हमारे साथ। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। ये एक पब्लिक सर्विस की जॉब है और आप पब्लिक सर्वेंट हैं, राइट। तो आपका मेजर एम जो है दैट इज़ टू ब्रिंग दी चेंज इन दी सोसाइटी। कहीं पे अन्याय ना हो, सभी को न्याय मिले, ठीक है। जुडिशरी का जो एम है एवरीबडी इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, उसको इम्प्लीमेंट आपको करना है। तो इट इज़ द प्राइमरी एम ऑफ द सिविल सर्विसेज। इट इज़ अ पब्लिक सर्विस एंड वी आर प्रिपेयरिंग टू बिकम अ सर्वेंट। सीधी बात बोलें तो हम एक नौकर हैं, जनता के सेवक हैं, हमें उसका ही पालन करना पड़ेगा। जो हमें सैलरी मिलेगी वो टैक्स, जो गवर्नमेंट को जो हमें गवर्नमेंट सैलरी देगी वो हमें जनता के टैक्स से मिलेगी। तो अगर जनता हमें अपने टैक्स से कुछ पैसे दे रही है तो वो हमसे बदले में कुछ उम्मीद भी रख रही है कि हम उसके साथ अन्याय नहीं होने देंगे, उसको न्याय देंगे, हर तरीके का न्याय, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, प्रीएम्बल में भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमें हमेशा अपने दिमाग में एक चीज़ रखनी है कि नेशन फर्स्ट, देश सबसे पहले है। ऐसा कोई भी काम हमें सिविल सर्विसेज में नहीं करना है जब हम सिविल सर्वेंट बन जाएंगे, क्योंकि मेंटालिटी प्रिपरेशन से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी। मेंटालिटी सिलेक्शन होने के बाद तुरंत नहीं आएगी, मेंटालिटी तो आपकी वहीं पे आएगी, और ये मेंटालिटी आपकी रेप्लिकेट होगी जब आप इंटरव्यू देंगे तो वो आपसे हर चीज़ पूछ लेंगे। और GS4 एथिक्स का जो पेपर है उसमें भी यही सब चीज़ें पूछी जाती हैं, और इंटरव्यू में तो वो आपका पूरा एक एक पुर्जा खोल डालेंगे अच्छे से कि आपके दिमाग में क्या है क्या नहीं है, वो सब कुछ पता चल जाएगा इंटरव्यू में उन्हें। तो हमेशा से ही एक चीज़ रखिए कि अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नेशन हमेशा फर्स्ट है। टेम्परेरी रीजंस तो जितने भी हैं वो वैनिश हो जाएंगे टाइम के साथ, और फिर डिमोटिवेशन लगने लगेगा और फिर आप क्विट कर देंगे। क्योंकि जो आप सोच रहे हैं कि 4 ऑडी होंगी, 4 जगुआर होंगी, भोकाल होगा, बड़ा सा विला होगा हमारे पास, वो तो आपको कई तरीके की बिजनेस करके भी प्राप्त हो सकता है। तो इतनी मेहनत क्यों ही करनी है उसमें, आप पैसा लीज पे रख दीजिए तो ही इतना आ जाएगा। लेकिन सिविल सर्विसेज, जैसा कि हमने अपने पहले वीडियो में भी बताया था कि सिविल सर्विसेज किसी भी बिजनेस, किसी भी टाइप के एंटरप्रेन्योरशिप से बहुत अलग है। सिविल सर्विसेज इज़ अ जॉब इनटू द सर्विस ऑफ द पीपल। आप पब्लिक के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, आप पब्लिक के लिए हर तरीके से उत्तरदायित्व हैं। यू हैव टू स्टैंड शोल्डर बाय शोल्डर विद द पीपल एंड फॉर द पीपल। सो अगर हम सम अप करें तो यूपीएससी का फुल फॉर्म हुआ यूनिफॉर्मिटी, परसेवरेंस, सिंपल और कमिटमेंट। तो यूपीएससी अपने नाम में ही बताता है कि ये चीज़ें अगर आपके अंदर हैं तो आप हमें प्राप्त कर सकते हो। अब बात करते हैं रियल प्रिपरेशन की, क्योंकि हमने मेंटल प्रिपरेशन की बात कर ली, मेंटल प्रिपरेशन का इतना सही फंडा था। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन प्रिपरेशन की। एग्जामिनेशन प्रिपरेशन को हम फिर से 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले डेवलपिंग द बेसिक्स, क्योंकि ये स्क्रैच है, फ्रॉम ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले हमें सिविल सर्विसेज के बारे में, एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। तो डेवलपिंग द बेसिक्स, सबसे पहले हम बेसिक्स डेवलप करेंगे, बिकॉज यू आर एज स्ट्रॉन्ग एज योर फाउंडेशन। फाउंडेशन स्ट्रांग है तो बिल्डिंग कितनी भी बड़ी बना लेंगे, लेकिन अगर फाउंडेशन ही वीक है तो फिर बिल्डिंग तो कोलैप्स करनी है, राइट। और सेकंड जो फेज होगा हमारा वो होगा कोर प्रिपरेशन, जिसमें हम एक्सटेंसिवली 1 ईयर की मेंस की प्रिपरेशन करेंगे, और उसके बाद व्हेन प्रीलिम्स विल बी देयर तो हम प्रीलिम्स फोकस्ड अप्रोच रखेंगे। तो सबसे पहले बेसिक्स डेवलप करेंगे और उसके बाद कोर प्रिपरेशन। अब अगर हम टाइमलाइन देखें प्रिपरेशन की, लेट्स लुक एट द टाइमलाइन ऑफ द प्रिपरेशन। तो हमारे पास जो हम यूपीएससी की प्रिपरेशन पूरी करने वाले हैं अपने इस यूट्यूब चैनल के थ्रू, वो पूरी एक 1.5 to 2 ईयर्स की प्रिपरेशन होगी। यानी कि आप एम कर सकते हैं, अगर आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो आप एम कर सकते हैं 2021 के लिए, सॉरी 2021 तो अभी होगा, 2022 के लिए आप एम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 2021 के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन फिर उसमें आपको बेसिक्स वाली वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है।
2 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम नवंबर टू जनवरी 2021 विल कवर बेसिक्स थ्रू एनसीईआरटीज। अभी हमारे पास कुल मिला के नवंबर के 7 से 8 दिन है, 5-6 दिन है सॉरी, और पूरा दिसंबर और पूरा जनवरी विल डेवलप आवर बेसिक्स थ्रू एनसीईआरटीज, विल कवर एनसीईआरटीज इन एन एक्सटेंसिव मैनर थ्रू एमसीक्यूज, थ्रू मेंस क्वेश्चन, और पूरा असाइनमेंट आपको जो है आपको चैनल पे मिलेगा ऑब्वियसली, और एक एक एनसीईआरटीज को बहुत एलेबोरेटली कवर होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेकेंड फेज ऑफ प्रिपरेशन की, तो हमारा जो मेंस का एक्सटेंसिव जो कोर प्रिपरेशन है वो होगी हमारी फरवरी टू दिसंबर 2021, जिसको हम बोलेंगे कोर प्रिपरेशन या प्रिपरेशन फॉर मेंस। इसमें हम एक्सटेंसिवली हर एक जीएस का पूरा कोर्स कवर करेंगे, GS1, GS2, GS3 और GS4, और ये पूरा कोर्स जो हम कवर करेंगे दैट विल बी प्री कम मेंस। तो इसमें प्री और मेंस दोनों का ही सिलेबस कवर हो जाएगा एक्सटेंसिवली। इसके अलावा ऑप्शनल्स भी कवर करेंगे। तो अभी तो इनिशियली वील स्टार्ट विद दी हिस्ट्री ऑप्शनल्स, और अगर फैकल्टीज़ अवेलेबल होती हैं, फैसिलिटीज़ उतनी ज़्यादा आ पाती हैं, तो विल इंट्रोड्यूस मोर ऑप्शनल्स, एंड दिस ऑल थिंग वुड बी विदाउट एनी कॉस्ट, नो कॉस्ट, everything free of cost into the service of the public, right? तो सबसे पहले हम अगर बात करते हैं डेवलपिंग दी बेसिक्स की, अगर हम बेसिक्स डेवलप करने की बात करें तो हम सबसे पहले एनसीईआरटीज़ को स्टार्ट करेंगे जो कि बेस होता है। अब एनसीईआरटीज़ क्यों पढ़नी है, ये भी एक क्वेश्चन आता है बहुत सारे एस्पिरेंट्स के माइंड में कि एनसीईआरटीज़ क्यों पढ़नी है। एनसीईआरटीज़ इसलिए पढ़नी है सर क्योंकि एनसीईआरटीज़ की लैंग्वेज जो है वो बहुत ही सिंपल है एंड ईजी टू अंडरस्टैंड है, फर्स्ट रीज़न। सेकेंड रीज़न, एनसीईआरटीज़ बुक्स जो हैं ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल हैं, और अगर आप हार्ड कॉपी में नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो कोई इशू नहीं है, आप ncrt.nic.in में जाके PDF भी बुक्स का डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस आपको उसको सर्कुलेट नहीं करना है, ठीक है। अब और कोई भी ऐसा काम आपको नहीं करना है सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में, एक कोचिंग का मटीरियल इधर से उधर करना, ये सब जो ट्रेड्स हैं हेल्पिंग पीपल और ये सब, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। फोकस ऑन योर वर्क, फोकस ऑन हाउ टू इम्प्रूव योर सेल्फ, और ज़्यादा बड़े गोल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें कल से बेहतर आज को करना है, सिर्फ इतना सा गोल है हमारा आज का। अगर हम पूछें कि आपका आज का प्राइमरी टारगेट क्या है, तो हमने कल जितना देर भी पढ़ा था उससे हमें 5 से 10 मिनट अपनी कैपेसिटी के अनुसार ज़्यादा पढ़ना है, सिर्फ इतना सा हमारा प्राइमरी गोल होना चाहिए। और सेकेंडरी गोल तो हमारा वही होगा जो हम टाइम टेबल के हिसाब से आपको बताएंगे अगर आप हमारे साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एनसीईआरटीज़ में हम जो है कवर करेंगे पॉलिटी, इकोनॉमी। सबसे पहले हम पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे, पैरेलली हम इकोनॉमी भी स्टार्ट कर देंगे। वंस पॉलिटी और इकोनॉमी की एनसीईआरटीज़ खत्म हो जाएंगी तो हम हिस्ट्री की एनसीईआरटीज़ को इंट्रोड्यूस करेंगे, ओल्ड और न्यू का ब्लेंड। यहाँ पर ओल्ड और न्यू का ब्लेंड आपको मिलेगा, और इसके बाद ज्योग्राफी हम इंट्रोड्यूस करेंगे, तो हिस्ट्री ज्योग्राफी पैरेलल चलेगा। सबसे पहले पॉलिटी और इकोनॉमी पैरेलल चलेंगी, उसके बाद हिस्ट्री और ज्योग्राफी पैरेलल चलेंगी, उसके बाद साइंस और अदर मिसलेनियस टॉपिक्स जैसे जो इंटरनेशनल रिलेशंस है, सोसाइटी है, उस तरीके के हम जो है इन सब्जेक्ट्स को इकट्ठा करके ख़त्म कर लेंगे एनसीईआरटीज़ को, विद असाइनमेंट्स, विद मेंस क्वेश्चन, विद एमसीक्यूज। अब आगे बात करते हैं। अब जो हमारा कोर प्रिपरेशन आएगा दैट इज मेंस, जैसा कि नाम ही है उसका मेंस। तो मेन इज मेंस, पूरा खेल जो है, पूरा यूपीएससी का खेला जो है वो मेंस पे डिपेंड रहता है। मेंस 1750 सबसे ज़्यादा वेटेज, प्रीलिम्स के मार्क्स तो काउंट होते नहीं हैं, वो तो सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट है, और 1750 का होता है हमारा यूपीएससी का मेंस, और 275 मार्क्स का होता है यूपीएससी का इंटरव्यू, जो कि हो जाता है 2025 मार्क्स का। तो इंटरव्यू में आपका जो भी रहेगा क्वेश्चंस आपको उसी हिसाब से पूछे जाएंगे जैसे आपके मेंस में मार्क्स होंगे। जो भी आपके मेंस में मार्क्स रेप्लिका करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, वही आपके मेंस में उसी हिसाब से आपके पास क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो मेंस इज मेंस की प्रिपरेशन हम इसीलिए 1 ईयर करेंगे क्योंकि मेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेंस का जो भी अप्रोच रहेगा, जो भी डिटेल्स होगा, वो आपको एनसीईआरटीज़ जब ख़त्म होने वाली होंगी उसके विद इन 1 to 2 वीक्स के अंदर आपको मेंस का एक एक्सटेंसिव वीडियो 1 to 2 आवर्स का, उसमें आपको पूरा मेंस का 1 ईयर हम क्या कैसे करने वाले हैं, किस तरीके का अप्रोच रहेगा,
वो आपको बता दिया जाएगा। और एनसीईआरटीज़ की जो अप्रोच रहेगी वो इस वीडियो में नहीं बताएंगे। जब हम एनसीईआरटी पॉलिटी, जैसे हम पॉलिटी और इकोनॉमी की एनसीईआरटी स्टार्ट करने वाले हैं, तो पॉलिटी की एनसीईआरटी जब हम स्टार्ट करेंगे तो पॉलिटी की एनसीईआरटी का जो फर्स्ट वीडियो होगा उसमें एक्सटेंसिवली बता दिया जाएगा कि पॉलिटी की एनसीईआरटी को किस तरीके से कवर किया गया है। और जैसे इकोनॉमी की एनसीईआरटी शुरू करेंगे तो इकोनॉमी की फर्स्ट लेक्चर में ही आपको बता दिया जाएगा कि इकोनॉमी की लेक्चर्स हम जो इकोनॉमी की एनसीईआरटीज हैं उसको किस तरीके से कवर करेंगे। अब अगर हम एनसीईआरटीज देखें तो एनसीईआरटी जो है उसमें एनसीईआरटी का फुल फॉर्म है वही सक्सेस, जो एनसीईआरटी का फुल फॉर्म में ही सक्सेस है। एन यानी कि न्यूट्रलाइजिंग द टॉपिक्स, यानी कि डिकोडिंग द टॉपिक्स ऑफ द एनसीईआरटी, समझना कि किस टॉपिक का किसके साथ इंटरलिंक है, किसके साथ रिलेशन है। सी क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट्स। ई elucidating the topics। आर रिवाइजिंग द टॉपिक्स। एंड टी टेस्ट ऑफ द टॉपिक्स। तो ये सब ही कुछ हमारे एनसीईआरटी प्रोग्राम में कवर होगा। तो एनसीईआरटी प्रोग्राम का अगर एक ऊपर से ओवरव्यू लिया जाए तो एनसीईआरटी प्रोग्राम जो किस तरीके से चलेगा वो चलेगा, सबसे पहले हम लोग पूरे टॉपिक को डिकोड करके एवेल्युएट कर लेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे। उसके बाद रिवीजन वीडियो जो है, वीकली रिवीजन और रिवीजन टेस्ट के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो रिवीजन है जो हमारे दिमाग में रहेगा। और उसी के हम जो रिवीजन वीडियो रहेगा उसके भी हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे ये चीज़ नोट कर लीजिए, आपको वही चीज़ नोट करनी है, बाकी आपको पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल रहेगा। इट इज़ सूटेबल कि अगर आप एक प्रिंटर ले सकते हैं, अगर इट इज़ ओनली शब्द मैंने बोल दिया यहाँ पे, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ही करिए, वरना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। और जो भी नीडी एस्पिरेंट्स हैं, जिनको भी ज़रूरत है, उनको हम जो है बुक्स वगैरह भी प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे, हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी। लेकिन दैट इज़ लॉन्ग टर्म इशू, अभी वो थोड़ा सा दूर रहेगा, राइट। तो अभी वो रिवीजन है जो हमारे दिमाग में रहने वाला है, तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है, वो भी कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद आपको डेली असाइनमेंट्स मिलेंगे, तो असाइनमेंट्स अगर आप करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए, राइट। तो दिस वॉज ऑल अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज फ्रॉम स्क्रैच। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो उसी तरीके से हम देखते जाएंगे कि हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो बस फोकस्ड रहिए और एक बात दिमाग में रखिएगा हमेशा कि इफ़ यू डोंट सेक्रीफाइस फॉर your goals will be sacrificed. I hope the lecture was useful. Thank you for your participation. Have a great day and stay safe from the coronavirus.